हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। नॉर्मल लाइफ में एक बेसिक प्रिंसिपल जो हम सब अप्लाई करते हैं, हर किसी की अपनी राइट्स होती है और हर किसी की ड्यूटी होती है कि उसकी राइट को कोई वायलेट ना करे। लेकिन अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है या फिर रॉन्गफुल ओमिशन करता है तो उसके लिए डैमेज जो होती है, किसी की राइट्स की डैमेज होती है, वायलेशन होती है, इन्फ्रिंजमेंट होती है, तो उसके लिए कंपनसेशन एग्रीड पार्टी को रॉन्ग डूअर देता है। एग्रीड पार्टी को रॉन्ग डूअर देता है। तो ये वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हर किसी की अपनी होती है। ये हुई बात फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी की। फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी हर किसी की अपनी राइट्स होती है। अगर किसी के राइट्स की वायलेशन हुई, अगर किसी ने किसी की राइट की वायलेशन की, अगर उसने अपनी ड्यूटी को नहीं किया, और ये होता है फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी की बात की जाती है यहाँ पे कि हाँ फॉल्ट हुआ तब लायबिलिटी वो देगा। लेकिन अब इस टॉपिक पे हम आएंगे और इस टॉपिक में ये बताया गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात की गई है। तो इसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी की बात की गई है कि फॉल्ट नहीं होगा उसके बाद भी आपको लायबिलिटी देना पड़ेगा। वो आता है एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आते हैं और एक दूसरे आते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी। Then here we will discuss the strict liability and absolute liability. What is the difference between strict liability and absolute liability? What is the strict liability and what is the absolute liability? So come to the topic, strict liability and absolute liability. No fault liability. A strict liability means liability without fault, that is without intention or negligence. The defendant is held liable without fault, also known as no fault liability, which was evolved in Reynolds वर्सेस फ्लीचर केस। बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को रेनल्ड्स वर्सेस फ्लीचर केस के साथ मिलाया गया है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को लाया गया है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इवॉल्व इन द केस ऑफ रेनल्ड्स वर्सेस फ्लीचर in the year 1868. The principle of strict liability states that any person who keeps hazardous substance on his premises will be held responsible if such substance escape the premises and cause any damage. अगर उस प्रेमाइसेस से एस्केप करता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगा। और इसमें क्या क्या गोइंग इनटू द फैक्ट, if had a meal on his land and to power the meal if built a reservoir, उस मील को पावर, और एफ के पास एक मील होता है और एफ ने बिल्ड किया रिजर्वायर। किस लिए बिल्ड किया रिजर्वायर क्यों बिल्ड किया? रिजर्वायर इसलिए बिल्ड किया क्योंकि मील को वाटर चाहिए। On his land, due to some accident, the water from the reservoir flooded the coal mines owned by the R के द्वारा कोल माइंस ऑन कर किया जा रहा था। Due to some accident, the water from the reservoir flooded the coal mines owned by the R. Subsequently, R filed a suit against F. The court held that the defendant built the reservoir at his risk, and in course of it, if any accident happens, then the defendant will be liable for the accident and escape of the material. That's it. R filed a suit against F that and the court held that defendant built the reservoir and the risk is upon the defendant who built the reservoir, and if anything is escaped from that reservoir, then defendant is liable for that. Defendant will pay for that because aggrieved party who suffered the loss, the defendant will compensate the damage which is caused by the reservoir. Okay, that if a person brings on his land and keeps some dangerous things and such a thing is likely to cause some damage, if it escape, then such person will be answerable for the damage caused. The person from
whose property such substance escape will be held accountable even when he hasn't been negligent in keeping the substance in his premises. अगर कोई substance अगर escape कर जाता है प्रॉपर्टी से escape कर जाता है तो उसके लिए डिफेंडेंट लाइबल होगा, कोई एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी से कोई भी चीज़ स्केप हुई है तो आप उसके लिए लाइबल हो, चाहे वो नेग्लिजेंट की वजह से क्यों ना हो, नेग्लिजेंसी की वजह से भी होगा, देन ऑल्सो the defendant is liable. So the person from whom property such substance escape will be held accountable even when he hasn't done negligent in keeping the substance in his premises. The liability is imposed on him not because there is a negligence on his part, but substance keep on his premises in hazardous and dangerous based on this judicial pronouncement. The concept of a strict liability. Okay, teacher. Here Reliance reservoir and Fletcher mine. The reservoir is some water escape from the reservoir and damage the coal mine here. So in this case, going to the principle laid down this case, essentials of strict liability. These are the basic essentials of strict liability. First one is dangerous things. Second one is escape and non-natural use of land. Anything which is done dangerously in the society, then that thing will be if the case will come under the dangerous things, then ultimately there will be no exception pending to the defendant. And in case of B, escape, if anything hazardous thing which will escape from the property, the territory, boundary, then that respondent will be liable for that. Respondent will be held liable. ओके, रिस्पोंडेंट उसके लिए जिम्मेदार होगा। अगर कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी से एस्केप करती है, चाहे तो उसकी हैजार्डस कोई भी सब्सटेंस हो, आउटर एरिया में जाकर किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो वो इसके लिए लाइबल होगा। नाउ आते हैं नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अगर किसी तरीके नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है, मान लिया वो लैंड है, वहाँ पे किसी ऐसी हैजार्डस चीज़ चल रही है कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में बहुत कुछ आ जाता है। हो सकता है कि वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी को नुकसान पहुँचा रहा है, वो वहाँ पे कोई ऐसी केमिकल्स की यूज है, तो ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होते हैं सारे। आगे आते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शन है, ये सारे जितने एक्सेप्शन यहाँ पे दिए गए, ये एक्सेप्शन अगर अप्लाई होगा, एक्सेप्शन अप्लाई हुआ तो आप मतलब जो रिस्पोंडेंट होते हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है, रिस्पोंडेंट को। तो प्लेंटिव ऑन डिफॉल्ट, अगर प्लेंटिव की गलती हुई तब रिलीफ मिलता है। प्लेंटिव के डिफॉल्ट ऑन डिफॉल्ट में होता है नो एक्शन कैन बी मेंटेन्ड फॉर एनी इंजरी विच हैज़ बीन बाउट अबाउट बाय द विलफुल एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ द पार्टी कंप्लेनिंग। जाहिर सी बात है, जो पार्टी अगर कंप्लेन कर रहा है उसकी अगर उसकी इंटेंशन ही फंसाने का है डिफेंडेंट को, तो उसकी गलती नहीं है। हो सकता है इनएविटेबल एक्सीडेंट हो, या हो सकता है कि प्लेंटिव को पहले बता दिया गया हो उस एक्ट के बारे में, लेकिन प्लेंटिव ने कुछ नहीं किया, उसके बाद डिफेंडेंट को फंसा दिया गया। डिफेंडेंट को कहा गया कि आपने ये एक्ट किया है। एक्ट ऑफ गॉड, किसी ह्यूमन एक्ट के द्वारा ना किया गया हो ऐसा एक्ट जो कि नेचुरल डिजास्टर हो। एक्ट ऑफ गॉड मीन्स द एक्ट विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन और विच कुड नॉट रीजनेबल एंटिसिपेटेड। ओके, जो कि ये बिल्कुल इंसान के द्वारा किया गया ही नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, तो एक्सेप्शन मिल जाएगा। एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर, अगर कोई थर्ड पार्टी आता है, स्ट्रेंजर आता है, तो उस केस में इफ द हार्म हैज़ बीन कॉज्ड ड्यू टू द रॉन्गफुल और मैलिशियस एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर हु इज नीदर डिफेंडेंट, सर्वेंट और एजेंट, नॉट द डिफेंडेंट हैज़ एनी कंट्रोल ओवर हिम, द डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल अंडर दिस रूल। सो चाहे तो वो डिफेंडेंट का
ना तो वो डिफेंडेंट का सर्वेंट है, ना तो वो डिफेंडेंट का एजेंट है, ना तो वो डिफेंडेंट का कंट्रोल है उसके ऊपर। अगर ऐसे लोग कोई एक्ट करते हैं तो वो एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर माना जाएगा। फोर्थ में क्या है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव। प्लेंटिव की अगर कंसेंट हो, प्लेंटिव की कंसेंट कब होती है, कई बार प्लेंटिव की कंसेंट होती है। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी आपने पढ़ा था, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया पढ़ा था आपने। प्लेंटिव ऑफ द कंसेंट, कंसेंट होती है प्लेंटिव की, वहाँ पे प्लेंटिव कहता है वही होता है। प्लेंटिव अपना किसी भी नुकसान होता है तो उसका कंसेंट दे रखा होता है। तो ये सारे एक्सेप्शन होते हैं। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या होता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है कि नो एक्शन विल अराइज फॉर ड्यूरिंग फॉर विच द लेजिस्लेचर हैज ऑथराइज्ड। If your parliament or your legislative body authorize some act, then that act is not wrong. If that act harm anybody, then it is also okay. It will be not then also it's okay. No action does lie for doing that which the legislature has authorized. So the statute must authorize the use of dangerous things either expressly or by necessary implications. चाहे तो वो किसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देते हैं परमिशन यूज करने के लिए, बहुत सारे ऐसे डेंजरस एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। हो सकता है उस रिहायशी एरिया में लोगों को नुकसान पहुंचे, चाहे तो वो किसी तरीके की टेस्टिंग हो या किसी तरीके की परीक्षण हो जिससे लोगों को, आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं इसकी परमिशन स्टैट्यूट देती है। तो इस केस में ये एक्सेप्शन माना जाता है। और यहाँ एब्सोल्यूट लायबिलिटी रूल इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1987 द सुप्रीम कोर्ट evolved a new principle of tortious liability even not recognized by English court. It was known as absolute liability rule. This was not subject to any exception under the Reynolds rule because those who had established dangerous इंडस्ट्रीज इन अराउंड थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मास पॉपुलेशन है, अगर उस एरिया में अगर आपने किसी भी तरह के हैज़ार्डस इंडस्ट्री को परमिट किया है और बना रहे तो कहीं ना कहीं कुड नॉट एस्केप द लायबिलिटी लीडिंग द एक्सेप्शन ऑफ रेलेंट्स रूल। यहाँ पे क्या होता है, एमसी मेहता केस नया केस है। एमसी मेहता केस में क्या हुआ कि रेलेंट्स वर्सेस फ्लीचर का रूल को अप्लाई किया ही नहीं गया। इसमें कहा गया अगर नुकसान होगा तो भरपाई करना ही पड़ेगा। नो एक्सेप्शंस is available here, no exceptions is available. So come to the here the court observed that the rule laid down in Reynolds versus Fletcher case was evolved in 19th century. That the rule laid down in Reynolds versus Fletcher case was evolved in 19th century. At the time, the technology and science were not so developed. Not a technological advancement are touching new heights every day. Thus, we have to evolve new principles which would adequately deals with the new problems which arise in a highly industrialized economy. And the Honorable Supreme Court introduced new concept, no fault or absolute liability, or a stricter than a strict liability. The basis of new rule as indicated by the court are two. दो रूल लाया गया, no fault or absolute liability, or a stricter than a strict liability. The basis of new rule indicated by the court are two. First, if an enterprise is permitted to carry an hazardous or inherently dangerous activity for its profit, the law must presume that such permission is conditional on the enterprise absorbing the cost of any subject or accident, including indemnification of all those who suffer the accident. जितने भी लोग इससे नुकसान हुआ, जितने भी लोगों को, सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, सब नुकसान की भरपाई सबकी की जाएगी। नो एक्सेप्शंस, कोई एक्सेप्शंस नहीं होगा। और दूसरा कहा द एंटरप्राइज अलोन हैज़ अ रिसोर्सेज टू डिस्कवर एंड ग्रांट अगेंस्ट हैजार्डस
और डेंजर एंड टू प्रोवाइड वार्निंग अगेंस्ट द पोटेंशियल हजार्ड। जाहिर सी बात है, आप इंटरप्राइज को लोन रिसोर्सेज जो डिस्कवर किया गया है उसके लिए गार्ड अगेंस्ट हजार्ड डेंजर जो भी आपने लगा रखा है उसके लिए वार्निंग भी देना पड़ेगा, और जो उसके लिए प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं आपको रिमेडी नहीं मिलेगी इसमें, और रिस्पोंडेंट और डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट को ये कहा गया कि आप इसके लिए सचेत रहें और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिमेडी है ही नहीं है। अगर आपने नुकसान किया है तो उसके लिए आपको भरपाई करना पड़ेगा। ये MC मेहता केस में कहा गया, जो कि इसको भोपाल लीक केस से जोड़ा गया, और भोपाल लीक केस में उसको वैसे ही कहा गया था। आगे आते हैं, द मेजर्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ क्वांटम ऑफ डैमेजेस, इसकी बात की गई थी खास करके एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, जो कि कहा गया कि द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द मेजर ऑफ कंपनसेशन शुड बी कोरिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। देखो, मेजर ऑफ कंपनसेशन एंड मैग्नीट्यूड एंड द कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज। कंपनसेशन की जो मेजरमेंट होगी, कितना कंपनसेशन देना है, कौन देगा कंपनसेशन? डिफेंडेंट देगा, रिस्पोंडेंट देगा जिसकी फैक्ट्री थी। और मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज के अनुसार कंपनसेशन डिसाइड होगा। मान लीजिए आपका फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है XYZ, ठीक है, और आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है। मान लिया आपके यहाँ गैस लीक हुई और जिससे 25 लोगों की डेथ हो चुकी है और 100+ लोग इंजर्ड हुए, ठीक है। तो ये सारे का जो आपकी कंपनसेशन उस चीज़ पर डिसाइड होगी। कंपनसेशन तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन कोर्ट ये कहती है कि मैग्नीट्यूड एंड कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज, कि आपकी पैसे देने की क्या मैग्नीट्यूड है, क्या कैपेसिटी है, उसके अनुसार कंपनसेशन दिया जाएगा। सो द लार्जर एंड द मोर प्रॉस्परस द एंटरप्राइज द ग्रेटर मस्ट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। जितना बड़ा एंटरप्राइज होगा उतना ही ज़्यादा कंपनसेशन, जिस भी एंटरप्राइज की जितनी मोटी रेवेन्यू होगी उतनी मोटी ही कंपनसेशन देनी पड़ेगी उसको। सो थैंक यू, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया।